Okay, raise your hand if you can see the screen clearly. Okay, today we'll talk about the neural control of the respiration as well as the defense mechanisms of the respiratory system. Okay. So, yesterday we have talked about the chemical control of the respiratory system. So, along with that, neural control is going on as well. Okay. तो अब इसमें जो है हमें जो है वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन इसमें हमने देखना होता है. ठीक है. So there are certain neurons that are involved in involuntary control of the respiration as well as the voluntary control. ठीक है. अब जो voluntary control है that is actually performed by the cerebral cortex. ठीक है. उसके लिए जो neurons हैं they would be present in the cerebral cortex and they will send signals via they will send signals via their neurons to the inspiratory muscles. ठीक है. skeletal muscles को ये जो है motor neurons को जो है तो motor muscle fibers जो हैं उनको ये innervate करेंगे. ठीक है. and they will send signals to control the voluntary act of the respiration. voluntary मतलब कि अगर हम खुद से अपनी सांस को रोक रहे हैं. ठीक है. तो वो उस चीज से उस चीज को हम वॉलंटरी कह रहे हैं. बाकी जो हमारा जो नॉर्मल रिदमिक पैटर्न है रेस्पिरेटरी सिस्टम का. ठीक है. रेस्पिरेशन का दैट इज एक्चुअली कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन स्टेम. ठीक है. रिदमिक पैटर्न जो है कि जिस तरह हार्ट रेट का हमारा रिदमिक पैटर्न है लाइकवाइज रेस्पिरेटरी एक्टिविटी इज आल्सो रिदमिक जिसमें इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन हो रही है. ठीक है. तो अब रिदमिसिटी सेंटर दैट एक्चुअली कंट्रोल द ऑटोमेटिसिटी ऑफ द ब्रीदिंग. ठीक है. जैसे कि हार्ट रेट में भी हम बात करते हैं तो ऑटोमेटिक ब्रीदिंग जो हमारी इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन हो रही है. तो देयर आर सर्टेन ग्रुप्स ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट इन दी मेडुला एंड दी बोन्स. ठीक है. तो ब्रेन स्टेम में हमारे पास जो है सर्टेन ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं जिसमें से जो है कुछ जो है हमारी रेस्पिरेशन की डेप्थ को और रेट को कंट्रोल कर रहे हैं. कुछ जो है उसके रिदमिक पैटर्न को कंट्रोल कर रहे हैं. तो अब जो रिदमिसिटी सेंटर है दैट एक्चुअली कंट्रोल्स द ऑटोमेटिक ब्रीदिंग. ठीक है. जो हमारी ऑटोमेटिक ब्रीदिंग है उसके लिए न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन दी ब्रेन स्टेम. These interacting neurons they fire either during inspiration. ठीक है. उनको हम inspiratory neurons कहते हैं. We designate with them I. ठीक है. और the expiration neuron जिसको हम E से designate कर रहे हैं. ठीक है. तो अब ये दो टाइप्स के हमारे पास neurons आ गए inspiratory and expiratory neurons. Now the location of these medullary and the pontine centers. ठीक है. collectively जब हम इसको categorized करते हैं. ठीक है. एक तो हमने ओवरऑल बात की कि in the brainstem there are neurons that are controlling the involuntary act of the breathing. उनको फिर हम दो ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं पोंटाइन रेस्पिरेटरी सेंटर्स पे एंड द मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर में. ठीक है. दे कंट्रोल दी इनवॉलंटरी एक्ट ऑफ द ब्रीदिंग या रिदमिक पैटर्न जो हमारा ऑनगोइंग है उसको ये कंट्रोल कर रहे हैं. Then further these medullary and the pontine centers will divide into two more respiratory centers. ठीक है. मतलब कि medullary centers में अगर आप देखेंगे तो there are two group of neurons. One is known as dorsal respiratory group जिसको हम DRG भी कहते हैं. Another is ventral respiratory group that is known as VRG as well. ठीक है. तो ये हमारे pontine centers हो गए. ठीक है. Sorry, medullary centers हो गए that are present in the मेडुला. एक जो है डॉर्सली प्रेजेंट है दूसरे वेंट्रली हमारे पास प्रेजेंट है. ठीक है. तो डॉर्सल एंड वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप्स जो हैं वो मेडुलरी सेंटर्स में इंक्लूडेड होते हैं. वाइल इन दी पोन्स. ठीक है. वहां पे भी हमारे पास इसी तरह दो रेस्पिरेटरी कंट्रोल सिस्टम्स हैं या न्यूरॉन्स हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स हैं. वन इज द नीमोटैक्सिक सेंटर एंड अनदर इज द एपनियोस्टिक सेंटर. ठीक है. अब इन सब ग्रुप्स का जो है अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन है टू कंट्रोल दी ब्रीदिंग पैटर्न दैट इज गोइंग ऑन.
तो अब इसमें हमने देखना है कि व्हाट वुड बी द रोल ऑफ डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, व्हाट वुड बी द रोल ऑफ वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, एंड हाउ pneumotaxic and apneutic centers are playing a role in controlling the respiratory pattern. अच्छा, अब इसमें जो है एक और चीज जो है हम देखते हैं, ठीक है. यू कैन सी ओवर हियर अ नेम, प्री बॉर्जिंगर कॉम्प्लेक्स. ठीक है. अब जो है बेसिकली बिफोर discovery of this center or complex, it was thought that the dorsal respiratory group is actually responsible for the basic rhythmicity of the breathing pattern. ठीक है, जो हमारा breathing pattern है inspiration expiration का, so it was thought that dorsal respiratory group is actually controlling it, but now it has been under debate या under research के there is another group of neuron that is present ventrolaterally in the medulla. ठीक है, that is actually responsible for the basic rhythmicity of the respiratory system. ठीक है, जैसे कि हार्ट के लिए हमने पेसमेकर एक्टिविटी हम जब बात करते हैं तो वी से कि ऐसे नोड इज द पेसमेकर ऑफ द हार्ट. तो लाइकवाइज रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए भी हम कहते हैं कि यहाँ पे एक पेसमेकर है that is actually controlling the rhythmic pattern of the breathing. ठीक है, and that pacemaker is known as pre-Botzinger complex. ठीक है. अच्छा, अब difference between the heart and the respiratory system pacemaker is that कि heart का जो pacemaker है वो विद इन दी हार्ट स्ट्रक्चर ही था. ठीक है, वहीं पे था. लेकिन जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए हमारा जो पेस मेकर जो हम कह रहे हैं कि प्री बॉर्जिंगर कॉम्प्लेक्स है, इट इज नॉट लोकेटेड विद इन द लंग्स और इट्स सराउंडिंग टिश्यूज. ठीक है, पेरिफेरी में नहीं है, इट इज लोकेटेड एट हायर अप इन द ब्रेन. ठीक है, तो ब्रेन में ही इसके पेस मेकर एक्टिविटी लोकेटेड है. ठीक है, तो प्री बॉर्जिंगर इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिदमिक पैटर्न ऑफ द ब्रीदिंग. ठीक है, एंड इट इज एक्चुअली माइट बी कंट्रोलिंग द डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप. ठीक है, जो कि अभी इतना इस पे रिसर्च ऑन गोइंग है, तो इट इज अंडर स्टिल अंडर रिसर्च कि हाउ इट इज कंट्रोलिंग दिस पैटर्न. ठीक है, तो अब हम आते हैं कि भाई व्हाट वुड बी द रोल ऑफ द डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप एंड व्हाट वुड बी द रोल ऑफ द वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप. ठीक है, मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर्स की हम पहले बात करते हैं. तो अब डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप दे आर एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ द इंस्पिरेटरी न्यूरॉन्स. ठीक है, दे कंसिस्ट ऑफ इंस्पिरेटरी न्यूरॉन्स. दे एक्चुअली गिव द रैम्प सिग्नल्स. ठीक है, रैम्प सिग्नल हम एक वर्ड यूज करते हैं, वर्ड है रैम्प. रैम्प का क्या मतलब है, किसी को पता है? एनीवन? व्हाट डू यू मीन बाय रैम्प? स्लोप. स्लोप को. गुड. ठीक है, तो अब स्लोप को जो अब हम कहते हैं कि रैम्प जो है. ठीक है, तो अब मैंने कहा कि भाई डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रैम्प सिग्नल्स. ठीक है, सिग्नल्स दे रहा है, ये रैम्प सिग्नल्स ये प्रोड्यूस कर रहा होता है. तो इसमें जो है अब ये किस तरह रैम्प सिग्नल्स कर रहा है कि द सिग्नल्स और द एक्टिविटी इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस. इनिशियली दीज सिग्नल्स वुड बी वीक इन स्ट्रेंथ. ठीक है, देन दे विल इवेंचुअली बिकम स्ट्रॉन्गर. ठीक है, पहले सपोज ये थोड़े वीक थे, फिर ये थोड़े स्ट्रांग हो गए, तो अब ये रैम्प सिग्नल्स इस तरह हो जाएंगे. ठीक है, तो अब ये फॉर द फर्स्ट few 2 seconds. ठीक है, जो ये थोड़े वीक होंगे, फिर ये स्ट्रांग हो जाएंगे, फिर लेटर ऑन आफ्टर 2 seconds. ठीक है, दे विल स्टॉप देयर इंस्पिरेटरी स्टिमुलस. ठीक है, तो इंस्पायरेशन रुक जाएगी, एंड फॉर द नेक्स्ट 3 seconds expiratory muscles will be activated, and expiratory recoil activity will be reactivated in case of the नॉर्मल रेस्पिरेटरी सिस्टम. ठीक है, नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट जो हमारा ऑनगोइंग है, तो उसमें ये होगा कि पहले इन्होंने इंस्पायरेटरी रिस्पॉन्स क्रिएट करना है, उसके लिए जो है वीक सिग्नल्स होंगे. ठीक है, एंड दे विल डिस्चार्ज. ठीक है, स्पॉन्टेनियसली. ठीक है, अब ये रैम्प सिग्नल्स इस तरह है कि दे बिगिन वीकली, देन ग्रेजुअली इंक्रीज in a ramp manner for about 2 seconds. ठीक है, मतलब they will take 2 seconds to become stronger. उसके बाद जो है
they will by this manner they are increasing the lung volume. ठीक है, lung volume को वो expand कर रहे हैं जो inspiratory muscles में है. Then they will stop their activity for next 3 seconds. ठीक है, अब वो वहां पे जो उनकी activity stop हो रही है, we know कि dorsal respiratory group they are involved in inspiration. अगर ये अपनी activity inhibit करेंगे, that means now expiration is initiated. ठीक है, तो ये इनका रैम्प सिग्नल कहलाता है. अब बिकॉज ऑफ दैट नाउ द रिदमिक पैटर्न ऑफ द रेस्पिरेशन इज डिटरमिन्ड. ठीक है, इज एस्टेब्लिश. ठीक है, इस वजह से डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप में होता है. अच्छा, इट गेट्स इट्स सिग्नल्स. ठीक है, जब जो इसके लिए हमारे पास पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स के थ्रू जो है, क्योंकि अब ये कीमो रिसेप्टर्स भी अलॉन्ग विद न्यूरल रिसेप्टर्स जो है न्यूरल कंट्रोल के साथ वो कोरिलेट कर रहे होते हैं. Because changes in the partial pressure of oxygen, carbon dioxide and hydrogen ion concentration is actually controlling these centers as well. ठीक है, तो उनके लिए स्टिमुलस आ रहा है. तो कि भाई अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है तो वी हैव सिग्नल्स वुड बी सेंड फॉर हाइपरवेंटिलेशन. अगर कार्बन डाइऑक्साइड जो है कम है पार्शियल प्रेशर, ऑक्सीजन और ज्यादा उसने ले लिया है तो हाइपोवेंटिलेशन का उसको सिग्नल आएगा. ठीक है, तो दिस इज हाउ dorsal respiratory group would be controlled. It will get these signals from the peripheral chemoreceptors via glossopharyngeal nerve. ठीक है, and the vagus nerve. ठीक है, उनके थ्रू जो है it will get the signals. Then it will produce these signals, ramp signals जो हमने बात की, first for 2 seconds. फिर जो है जब ये इंस्पिरेटरी रिस्पॉन्स स्टॉप होगा फॉर द नेक्स्ट 3 सेकेंड्स, उसमें जो है एक्सपायरेशन एग्जिबिट होगी. ठीक है, अच्छा, अब ये हो गया डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप का फंक्शन. नाउ व्हाट वुड बी द रोल ऑफ द वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप? दीज ग्रुप्स दे कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन. अब इसके लिए इस तरह इन्हें शो करें, ई एंड आई. ई इज फॉर एक्सपायरेशन, एक्सपायरेटरी न्यूरॉन्स. I is for the inspiration neuron. ठीक है, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप में सिर्फ हमारे पास इंस्पिरेटरी न्यूरॉन्स थे. ठीक है, इंस्पिरेटरी मसल्स को वो इनर्वेट कर रहा है. बट द वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप इट हैज 2 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, इंस्पिरेटरी एंड एज वेल एज एक्सपायरेटरी. ठीक है, तो अब इसमें जो है अब क्या होगा कि मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर जो है ये वेंट्रल मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर, नॉर्मली इट इज नॉट एक्टिव ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेटरी एक्टिविटी. ठीक है, जब एक्टिव एक्सपायरेशन होती है दे विल बी एक्टिवेटेड. ठीक है, मतलब कि जब हमारी एक्सर्शनल रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज ऑन गोइंग, ठीक है, देन दिस ग्रुप विल बी एक्टिवेटेड बाय मींस ऑफ डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप. ठीक है, नॉर्मल जो हमारा ब्रीदिंग पैटर्न रनिंग है उसमें डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप जो है वो उसको अपने थ्रू रैम्प सिग्नल्स उस पैटर्न को कंटिन्यू कर रहा है. अब जब हम एक्सर्शनल कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें हमारी रेस्पिरेटरी एक्टिविटी में अब हमें वी नीड दी expiratory muscles to take part. Now what will happen, this dorsal respiratory group through overdrive mechanism, it will send signals to the ventral respiratory group. ठीक है, इनको एक्टिव करेगा ड्यूरिंग एक्टिव एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन. ठीक है, कि जब कोई भी एक्सर्शनल एक्टिविटी हम कर रहे हैं उसमें जो हम हमारा जो रेस्पिरेटरी पैटर्न होगा, अब उसमें जो है वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप along with dorsal respiratory group will work on. ठीक है, तो अपने इनहिबिटरी और सॉरी इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी न्यूरॉन्स के थ्रू जो है वो ब्रीदिंग पैटर्न को कंट्रोल करेगा. ठीक है, तो दिस इज द फंक्शन ऑफ द मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर्स. ठीक है, मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर्स का ये हमारे पास ये रोल हो गया. सही है, और मोस्टली वी से के दे कंट्रोलिंग द रिदमिक एक्टिविटी ऑफ द रेस्पिरेटरी सेंटर. सही है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द पोंटाइन सेंटर्स. ठीक है, इनको हम पोंटाइन सेंटर्स भी कह रहे हैं, नीमोटैक्सिक एंड द एपनियोस्टिक सेंटर. ठीक है, तो अब ये हम अभी बात कर चुके हैं कि रिदमिसिटी ऑफ द इंस्पायरेटरी एक्सपायरेटरी न्यूरॉन मे बी ड्यू टू पेसमेकर न्यूरॉन्स. मे बी क्योंकि अभी भी स्टिल इट इज अंडर रिसर्च है कि प्रीबॉट जिंगर इस काम को कर रहा है. तो अब मेडुलरी रिदमिसिटी इन्फ्लुएंस्ड बाय द पोन्स. ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि एक्चुअली
जो ये पोंटाइन सेंटर्स हैं, दे विल इन्फ्लुएंस द फंक्शन ऑफ द मेडलरी सेंटर्स, ठीक है, जो डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप है और वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप है, उसको ये अफेक्ट कर रहे हैं। तो अब इसमें हमारे पास दो ग्रुप आ गए, जैसे कि हमारे पास मेडलरी सेंटर में थे, तो लाइकवाइज इन पोंटाइन सेंटर वी हैव टू ग्रुप्स, ठीक है, एक है हमारे पास एपनियोस्टिक सेंटर है, दूसरा नीमोटैक्सिक सेंटर है, ठीक है। अब जो है एपनियोसिस, मतलब एक वर्ड हम यूज करते हैं एपनिया, ठीक है, उसमें क्या होता है कि सेसेशन ऑफ ब्रीदिंग भी हो रहा है फॉर अ शॉर्टर ड्यूरेशन। तो अब इसमें एपनियोटिक जो ब्रीदिंग पैटर्न है उसमें क्या होता है कि देयर वुड बी prolonged duration of inspiration, ठीक है, that would be followed by a brief period of the expiration, ठीक है, मतलब कि इसमें इंस्पायरेटरी फेज जो है वो थोड़ा प्रोलॉन्ग होगा as compared to the normal inspiratory phase that we daily on the daily basis we are manifesting, ठीक है। तो उसमें जो है ये एबनॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न होता है, ठीक है। लेकिन अब इसमें ये एपनियोटिक सेंटर क्या करता है कि इट प्रमोट्स द इंस्पिरेशन, ठीक है, बाय स्टिमुलेटिंग द इंस्पायरेटरी न्यूरॉन्स इन द मेडुला, स्पेशली इन द डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, ठीक है। तो एपनियोटिक सेंटर जो है ये डीआरजी को एक्टिवेट करता है, ठीक है। तो उसको हमें पता है कि भाई डीआरजी वाज इन्वॉल्व इन द इंस्पायरेटरी एक्टिविटी, ठीक है, तो वो उसको कंट्रोल करता है। बट द थिंग इज दैट कि अब ये एपनियोटिक सेंटर जो है इट इज एक्चुअली ओवरलुक्ड बाय द नीमोटैक्सिक सेंटर। अब जो दूसरा नीमोटैक्सिक सेंटर है it actually inhibits the activity of the apneotic center, ठीक है। अब by inhibiting the apneotic center it is actually inhibiting the dorsal respiratory group, ठीक है, dorsal respiratory group को ये inhibit कर रहा है and by that means it is inhibiting the inspiration, सही है। कि डीआरजी, दूसरे वर्ड्स में हम कह रहे हैं कि नीमोटैक्सिक सेंटर विल इनहिबिट द डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। How it is going to inhibit the dorsal respiratory group by antagonizing the apneotic center, ठीक है, कि apneotic center की एक्टिविटी को ये जो है ओवरकम करते हैं, ठीक है, इसके ऊपर ये हावी हो जाते हैं एपनियोटिक सेंटर के, इसको ये इनहिबिट करेंगे। तो वी नो कि एपनियोटिक सेंटर वाज एक्चुअली स्टिमुलेटिंग द इंस्पायरेटरी न्यूरॉन्स स्पेशली इन द डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। अब उनको ये इनहिबिट कर देगा नीमोटैक्सिक सेंटर, तो ऑटोमेटिकली इंस्पायरेशन जो है वो भी इनहिबिट हो जाएगी। बाय दिस means by inhibiting the inspiration, pneumotactic center is actually responsible for controlling the rate and depth of the respiration, ठीक है। medullary centers क्या कर रहे थे, they were responsible for the rhythmic pattern of the controlling the rhythmic pattern of the respiration, while the we can say कि pontine centers जो हैं वो rate और rhythm को determine कर रहे हैं, ठीक है, rate and depth of the रेस्पिरेशन को वो डिटरमिन कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज हाउ दीज रेस्पिरेटरी सेंटर्स, पोंटाइन एज वेल एज मेडुलरी सेंटर्स, दे टेक पार्ट इन रेगुलेशन ऑफ द रेस्पिरेशन, ठीक है। अब इसके अलावा जो है इफेक्ट ऑफ पल्मोनरी रिसेप्टर्स ऑन द वेंटिलेशन, अदर देन दीज न्यूरल कंट्रोल देयर आर सर्टेन अदर रिफ्लेक्सेस, दे विल हेल्प टू कंट्रोल द रेस्पिरेशन, ठीक है। उसमें हमारे पास रिफ्लेक्स होता है हरिंग ब्यूरर रिफ्लेक्स, ठीक है, हरिंग ब्यूरर रिफ्लेक्स। what happens in this reflex कि whenever there is over inspiration, मतलब कि टाइडल वॉल्यूम हमारा जो है नॉर्मल से ज्यादा है, ठीक है। अब ये है कि 500 ml हमारा नॉर्मल होता है टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, अप टू 1000 ml भी जा सकता है ड्यूरिंग एक्सरसाइज, जो भी हम उसमें कर रहे हैं। अच्छा, बियॉन्ड दैट ओवर इन्फ्लेशन ऑफ दी एल्वुलाई को हमने रोकना है, ठीक है, ताकि वो रप्चर ना हो। तो उसमें अब कौन हेल्प कर रहा है, दिस रिफ्लेक्स इज हेल्पिंग टू इनहिबिट दी ओवर इन्फ्लेशन ऑफ दी और ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ दी एल्वुलाई। तो उसमें पल्मोनरी स्ट्रेच रिसेप्टर्स दे विल गेट एक्टिवेटेड ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, ताकि जो है बियॉन्ड नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम शुडंट एक्सीड, ठीक है। तो उसमें फिर जो है क्या होगा कि अगर से फॉर एग्जांपल हमने बहुत ज्यादा एयर जो है इनहेल कर ली, उसमें क्या होगा, दीज पल्मोनरी रिसेप्टर्स विल गेट स्ट्रेच्ड
they will in turn inhibit the respiratory centers to prevent the overflow of the air into the lungs. ठीक है, तो एक हमारे पास मैकेनिज्म ये भी आ रही है कि इसमें जो है पल्मोनरी स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो हैं they will inhibit the inspiratory phase, ताकि जो है अब वो टाइडल वॉल्यूम जो है वो ज्यादा ना हो, ठीक है, अपनी लिमिट को एक्सीड ना करे, ताकि हमारे जो लंग एल्वुला है दे शुडंट गेट रप्चर्ड। सही है, तो यहां तक तुम लोगों को क्लियर है न्यूरल कंट्रोल और ये जो हैरिंग ब्यूरल रिफ्लेक्स है। अप टू दिस इफ देयर इज एनी क्वेश्चन you can ask, then we'll move on to the next topic, that would be the defense mechanism of the lung. Clear है न्यूरल कंट्रोल? मैम ये पल्मोनरी रिसेप्टर वाला थोड़ा रिपीट कर दें। पल्मोनरी रिसेप्टर्स में ये है कि अब जो नॉर्मली जो है हमारे पास ये से फॉर एग्जांपल ये एल्वुला है, ठीक है, अब जब हम इनहेल कर रहे हैं एयर तो इसका वॉल्यूम थोड़ा स्ट्रेच बढ़ेगा, ठीक है, वॉल्यूम इसमें जब आएगा थोड़ी स्ट्रेचिंग इसमें हो रही है। अब इसको फर्दर हमने स्ट्रेचिंग से रोकना है, ठीक है, अगर हम इसको से फॉर एग्जांपल बहुत ज्यादा स्ट्रेच करें तो अब इसमें चांसेस क्या होंगे कि दीज एल्वुलाई कैन गेट रप्चर्ड, ठीक है। अब इनकी जो है ओवर इन्फ्लेशन को हमने रोकना है, तो हमारे लंग्स में अल्लाह की तरफ से ये मैकेनिज्म है, वी हैव पल्मोनरी स्ट्रेच रिसेप्टर्स, ठीक है, स्ट्रेच रिसेप्टर्स कि whenever you will inhale extra amount of air that is exceeding beyond the normal activity of the lungs, ठीक है, normal capacity of the lungs, sorry, ठीक है, तो उससे ज्यादा जो है हम उसको एयर को नहीं इनहेल कर सकते, उसमें एक हमारे पास ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स का रोल है कि अगर हम ज्यादा एयर इनहेल कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारी ये पल्मोनरी स्ट्रेच रिसेप्टर्स क्या करेंगे, ये एक्टिव होंगे एंड दे विल इनहिबिट दी इंस्पिरेटरी न्यूरॉन्स, ठीक है, रेस्पिरेटरी सेंटर्स को ये इनहिबिट करेंगे, ठीक है, टू प्रिवेंट दी ओवरफ्लो ऑफ द एयर इनटू द लंग्स, ठीक है, ताकि हमारे जो लंग एल्वुलाई हैं दे शुडंट गेट रप्चर्ड। सही है, तो ये हैरिंग ब्यूरल रिफ्लेक्स हमारा कहलाता है कि हमारा टाइडल वॉल्यूम जो है वो अगर बहुत ज्यादा हो गया है, मोर देन 500 ml हो गया है, 1000 तक तो जा सकता है, ठीक है, ड्यूरिंग एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन एक्सर्शनल एक्टिविटी जो भी हम कर रहे हैं, उससे बियॉन्ड जो है अब लंग की ओवर स्ट्रेचिंग अगर होगी तो उसमें रप्चर होने का खतरा होता है उनका, उस रप्चरिंग को रोकने के लिए जो है फिर ये पल्मोनरी स्ट्रेच रिसेप्टर्स उसमें काम कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं हैरिंग ब्यूरल रिफ्लेक्स। सही है मैम, ये फोर्स रेस्पिरेशन के लिए है बस? हाँ, फोर्स एक्सपायरेशन में, नॉर्मल ब्रीदिंग में तो हम ले रहे हैं तो उसमें तो वो मसला नहीं हो रहा ना, अगर हम उसमें नॉर्मल से ज्यादा, अब जैसे तुम लोग खाना भी खाते हो तो उसमें क्या है, हमारा स्टमक भी बेचारा वो रोने पे आ जाता है ना कि भाई अब बस कर दो, ठीक है, तुम लोग वर्ड यूज करोगे कि भाई अब मेरा इतना खाना खा लिया मेरा पेट फट रहा है, तो वो इस तरह है कि वो स्ट्रेच रिसेप्टर्स इस तरह के काम करें, तो लंग्स में भी इसी तरह है कि हमारे पास ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स है कि अगर हम बहुत ज्यादा एयर इनहेल कर लें, ठीक है, नॉर्मल अमाउंट से ज्यादा वो एक्सीड कर जाए, तो ये उसको प्रिवेंट कर रहे हैं उसकी ओवर इन्फ्लेशन को लंग एल्वुलाई की, तो ये उसमें करेंगे कि अगर हम ज्यादा अमाउंट लेने की कोशिश कर रहे हैं ओवर इन्फ्लेशन ना हो, बेसिकली इसका ये फंक्शन है कि इट प्रिवेंट्स द ओवर इन्फ्लेशन ऑफ द लंग एल्वुलाई। ओके, नाउ द डिफेंस मैकेनिज्म्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, अब इसमें जो है ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं हम इसको डिस्कस करते रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के, अब एक डिफेंस जो है इस पे हम अभी बात करते हैं अपर और लोअर एयरवे डिफेंसेस पे। अभी जो है प्रीवियस लेक्चर्स में कहीं ना कहीं तुम लोगों ने एक डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ी है, किसी को याद है? डिफेंस मैकेनिज्म में मतलब कि कोई ऐसा जो है फ्लूइड हो या कुछ भी ऐसा मटेरियल हो जो कि हमें हेल्प कर रहा हो इसमें डिफेंस मैकेनिज्म में, कोई है माइंड में तुम लोगों के? मैम म्यूकस सिलियरी, मैम सर्फेक्टेंट म्यूकस सिलियरी पे हम आते हैं। सर्फेक्टेंट, सर्फेक्टेंट कैसे काम कर रहा है, कैसे हमें हेल्प आउट कर रहा है? मैम वो अल्विलाई में सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है जिसकी वजह से उसका ज्यादा उनको कोलैप्स नहीं करता।
नहीं, वो तो उसका रेस्पिरेटरी फंक्शन हो गया ना, ठीक है। हम अब बात करें डिफेंस की, मतलब कि मैम इम्यूनिटी की टाइप हम 2 बात सेल्स होते हैं ना, मैक्रोफेजेस और रिलीज करते हैं। मैम मैक्रोफेजेस के थ्रू वो फेगोसाइटोसिस वो दूसरी चीज है, उस पे तो हम आ रहे हैं। अब हम सर्फेक्टेंट, तुम लोग सही बोल रहे हो, सर्फेक्टेंट का रोल है इम्यूनिटी में, बट हाउ, वो मैं पूछ रही हूँ। मैम सर्फेक्टेंट में आईजीजी इम्यूनोग्लोबिन होती है, जो कि मतलब कहाँ वहीं पे अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया तो उसके खिलाफ जो है वो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करती है। नहीं, आईजीजी नहीं होती, उसमें कोई और चीज होती है, अगर उसकी कंपोजिशन तुम लोगों को याद हो। एपोप्रोटीन्स उसमें पढ़ी हैं? यस मैम, ए बी सी डी। यस हाँ, तो एपोप्रोटीन्स जो है ना, उसमें जो है हमारे एपोप्रोटीन्स जो हैं, अभी मेरे माइंड से निकल गया है, ए और बी थी या सी उसमें से। तो अब वो एपोप्रोटीन जो है, दे एक्चुअली प्रोवाइड द इम्यूनिटिक एक्शन इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। तो वो उसमें उसका रोल आ जाएगा सर्फेक्टेंट का, सही है। अब अदर देन सर्फेक्टेंट हमारे पास, फिर अब हम उस पर बात कर रहे हैं, ठीक है, कि अपर और एयर और लोअर एयरवे रेजिस्टेंस, ये डिफेंस पे बात करते हैं। अब अपर एयरवे हमारा कहाँ से कहाँ तक है, नोज से लेकर अप टू जो है टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक आ रहे हैं, ठीक है, वहां तक हमारा अपर एयरवे। फिर बियॉन्ड टर्मिनल ब्रोंक्यूल जो है, फिर हमारा लोअर एयरवे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब इसमें फिर हम डिवाइड कर रहे होते हैं कि अपर एक्टिव एयरवे डिफेंसेस में जो है हमारे पास क्या क्या चीजें आ रही हैं, उसमें ये चीजें आ जाएंगी जो अभी तुम लोग थोड़ा बहुत इसमें बोल रहे थे कि भाई जो है उसमें जो है नेजल हेयर्स जो हैं, ठीक है, वो जो हैं दे विल हेल्प इन ट्रैपिंग ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है। कोई भी डस्ट पार्टिकल है या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, हेयर नेजल हेयर विल ट्रैप देम, ठीक है। स्नीजिंग रिफ्लेक्स उसकी वजह से भी हो सकता है, तो वो एक हमारे पास अपर एयरवे में एक डिफेंस मैकेनिज्म आ जाएगी। दूसरा हमारे पास क्या बेनिफिट है कि एपिथेलियम ऑफ द नेजल कैविटी, ठीक है, कि सेप्टम और टर्बिनेट्स को जो एपिथेलियम कवर करिए, दिस कॉलमनर सीलिएटेड एपिथेलियम। अगेन इट विल हेल्प इन कैप्चरिंग ऑफ द डस्ट पार्टिकल्स, या कोई भी माइक्रोऑर्गेनिज्म एंटर हो रहा है, ठीक है, तो फिर उसकी वजह से जो है म्यूकस भी सिक्रीट हो रहा है, हमारे एयरवे जो हैं दे आर सिक्रीटिंग म्यूकस, वो म्यूकस भी उनको ट्रैप कर रहा है, ठीक है। और म्यूकोसिलियरी एक्टिविटी हमारी होती है, जिसकी वजह से जो है ये कॉलमनर एपिथेलियम की वजह से अब क्या होगा कि वट एवर माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर डस्ट पार्टिकल हैज एंटर्ड इनटू द रेस्पिरेटरी सिस्टम, अब इनकी म्यूकोसिलरी एक्टिविटी की वजह से क्या होगा, इट विल थ्रोन इनटू द ओरोफेरिंक्स, ठीक है, ओरोफेरिंक्स में चला जाएगा। तो वहां पे हम उसको सॉलो कर रहे हैं, या फिर कफ रिफ्लेक्स के थ्रू उसको एक्सपेक्टोरेट कर रहे हैं, उसको बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म्स हैं अपर एयरवे डिफेंसेस में काम करी हैं। अलोंग विद दैट लैरिंक्स, ठीक है, जो कि हमारा साउंड बॉक्स वैसे कहलाता है, बट इट कैन ऑल्सो एक्ट एज स्फिंक्टर, ठीक है। स्फिंक्टर क्या होता है, वो एक जो है क्लोजिंग मैकेनिज्म हमारे काम कर रही होती है, ठीक है, स्फिंक्टर। तो इट विल प्रोटेक्ट द एयरवेज ड्यूरिंग सॉलोइंग एंड वॉमिटिंग, ठीक है। जब हम सॉलो कर रहे हैं और वॉमिट कर रहे होते हैं, तो उस वक्त क्या करता है कि लैरिंक्स जो है वो ट्रेकिया के ऊपर जो है उसको कवर कर देता है, ठीक है, ताकि जो है जो भी हम खाना खा रहे हैं या फिर ड्यूरिंग वॉमिटिंग, to avoid the spilling of the material into the respiratory tract, ठीक है, तो वो इसको प्रिवेंट कर रहा है। कभी कभी अगर नोटिस करो कि अगर हम खाते वक्त अगर हम बात कर रहे हैं, हम पानी पी लें या खा रहे हैं, तो अचानक से हम कहते हैं कि भाई सांस की नाली में खाना चला गया या पानी चला गया है, तो उसमें हम खांसना शुरू कर देते हैं। तो ये रिफ्लेक्स एक्टिविटी भी स्टार्ट हो जाती है, कफ रिफ्लेक्स भी, ठीक है। और दूसरा रीजन है कि लैरिंक्स वाज अनएबल टू प्रॉपर्ली क्लोज दी ट्रैक किया, क्योंकि हम बात कर रहे थे उसमें, तो इसलिए हमें कहा जाता है कि भाई खाने के दौरान बात नहीं करनी चाहिए। तो ये हमारा जो है अपर एयरवे रेजिस्टेंस, ये डिफेंसेस आ रही हैं इसमें, ठीक है। इसमें कलेक्टिवली हम कहते हैं कि नेजल एयर कॉलमनर एपिथेलियम जो कि सेप्टम और टर्बिनेट्स को कवर कर रही है, ठीक है। कफ रिफ्लेक्स हमारा उसमें आ जाएगा, स्नीजिंग रिफ्लेक्स भी तुम लोग इसमें डाल सकते हो। लैरिंक्स का प्रोटेक्टिव इफेक्ट हम डाल सकते हैं कि वो ड्यूरिंग स्पेशली सॉलिंग और वॉमिटिंग हमें हेल्प आउट कर रहा है, ठीक है। अब इसके बाद जो है फिर लोअर एयरवे रेजिस्टेंस की हम बात करते हैं।
कि how lower airways are going to defend the respiratory system, ठीक है। तो उसमें जो है हमारे पास अब लोअर एयरवे में जो है, ठीक है, जो एल्वुलाई से बियॉन्ड हम जा रहे हैं, तो अब उसमें जो उसकी स्टेरिलिटी स्ट्रक्चर और फंक्शन है, इट इज एक्चुअली मेंटेन बाय द cooperation between the innate and adopted immune responses. स्टेरिलिटी ओवर हियर मींस के डिसइंफेक्शन है, कि मतलब के उसमें इन्फेक्शन इतना ज्यादा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब उसमें हमारे इनेट और अडेप्टेड इम्यून रिस्पॉन्सेस काम कर रहे होते हैं। अब इनेट इम्यूनिटी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में कैसे काम कर रही है, एज ऑलरेडी टोल्ड यू कि भाई एयरवे सिक्रीशंस में जो है, जो कि म्यूकस भी का ले रही है, ठीक है। उसके अलावा जो है एयरवे सिक्रीशंस दे कंटेन लॉट्स ऑफ एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स, ठीक है। एन अरे ऑफ एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स इज प्रेजेंट इन द एयरवे सिक्रीशंस। अब उसमें कौन कौन से पेप्टाइड्स हमारे पास आ रहे हैं, डिफेंसिन्स हैं, ठीक है, IgG है, ठीक है, अम्यूनोग्लोबुलिन ए है, एंड लाइसोजाइम्स हैं, ठीक है। अब डिफेंसेस जो हैं दे कैन एक्चुअली हेल्प इन दी ऑप्सोनाइजेशन मैकेनिज्म, ठीक है। ऑप्सोनाइजेशन का तुम लोगों को पता है कि भाई कोई भी बैक्टीरिया है उसके ऊपर जो है कोटिंग हो जाएगी उसकी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसके ऊपर कोटिंग हो रही है। अब इस कोटिंग की वजह से, ऑप्सोनाइजेशन की वजह से क्या होगा कि नाउ दी प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस विल बी एक्सेलरेटेड, ठीक है। वो एक्सेलरेट होगा, एक्सजरेटेड होगा, ठीक है। तो वो उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब कि मैक्रोफेजेस उसको एनगल्फ कर सकते हैं, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स उसको किल कर सकते हैं, ठीक है। तो एयरवे सिक्रीशंस में हमारे पास ये है। अम्यूनोग्लोबुलिन ए का तुम लोगों को पता है, सिक्रेटरी अम्यूनोग्लोबुलिन भी इसको कहते हैं, ठीक है। लाइसोजाइम्स जो हैं, ठीक है, ये दे विल डिस्ट्रॉय द सेल वॉल ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिज्म, तो उसको वो किल करेंगे। एंटी प्रोटीनेजेस भी यहाँ पे होते हैं, एंड एंटीऑक्सीडेंट्स भी यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं एयरवे सिक्रीशंस में, ठीक